हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स की मैं रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर कुछ अच्छी प्रॉब्लम करा रहा हूँ। मैकेनिक्स के ऊपर है ओवरऑल। तो यहाँ ये पहली वाली रोटेशन पर नहीं है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर है। इसमें ये पूछा गया है कि ये फिक्स्ड है और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो टेंशन बताओ इस डोरी में, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम का सवाल है। अब जो है इसके एम जी, यहाँ पर एम जी के दो कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन से, बैलेंस हो गया। तो एम जी साइन थीटा, अब इस पर यहाँ पर लगा दो F बराबर एम ए, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर एम ए, और ये टी इसको खींच रहा है और वही टी इसको अपोज कर रहा है, तो टी बराबर एम ए। अब इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों ही एम ए, मास दोनों बराबर दे रखे थे इसलिए दोनों एम ए। अगर मास अलग अलग होते तो भी हो जाता, डिवाइड कर देते, ए कट जाता, टी आ जाता, और ये हो गया सवाल। बंद कर दो भाई। हाँ, एक क्वेश्चन है कि एक बॉल हिट्स ए फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। इन दिस केस चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में कौन सा सही है ये पूछा गया है। पहले मैं ऑप्शन बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन, इसने कह दिया कि बॉल का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन बराबर है। तो मैं इसको समझाता हूं कि ये गलत क्यों है, ये मैं पहले बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। कि जब कॉलिजन हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगी, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बॉल का मोमेंटम कंजर्व रह ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स में तो वो टेंडेंसी है टू चेंज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ये नहीं हो सकता। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कॉलिजन। मैकेनिकल एनर्जी कोई कंजर्वेटिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्यों? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ तभी कांस्टेंट रहता है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे हो। अब बच्चा ये भी पूछना चाहेगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, हम तो यही नहीं जानते। चलो नहीं जानते, कोई बात नहीं। जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर नहीं डिपेंड करता, पूरे साइकिल में वर्क डन का मान 0 होता है। जैसे ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव है। इनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैकेनिकल एनर्जी तो वैसे भी दिख रही है कि कंजर्व्ड ना रहेगी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन होने के बाद कम हो गई, तो वैसे भी ना रहेगी। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज कंजर्व्ड, ये सही है। ये इसलिए सही है कि बॉल और अर्थ को एक सिस्टम मान लिया जाए, तो ठीक है। बॉल को अर्थ ने खींचा, अर्थ को बॉल ने खींचा, फोर्स बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट। ये आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बॉल भी अर्थ को उतने ही फोर्स से खींचती है जितना अर्थ बॉल को खींचती है। हाँ, फोर्स बराबर होता है, लेकिन बॉल का मास बहुत कम है, तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अर्थ। और अर्थ को डील करने के लिए तो दुनिया भर के सब कुछ डील करना पड़ेगा ना। तो यही सही है, यही सही है। अब फिर नंबर बताओ जो भूल गए हैं, लिख लेता हूँ। बोल। हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि ये स्मूथ सरफेस पे ये ब्लॉक क्यू रखा हुआ है, इस पर एक मास रखा हुआ है जिसको कहें ब्लॉक पी। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, वो कोई रेक्टेंगुलर शेप का है। अब ये सारे सरफेसेज स्मूथ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये ब्लॉक पी, इस ब्लॉक पर एल दूर चला, तो ये ब्लॉक क्यू कितना किसका इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में। तो बोलो कैसे लगेगा कंसेप्ट। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम को एक साथ डील करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कभी नजर आवे तो मुझे बता देना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज ए पूरा होल सिस्टम पर कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। कि इस ब्लॉक को अर्थ ने एक्ट करा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो इसने नीचे कर दिया एक्शन रिएक्शन, मतलब जो है एन नहीं कटे नहीं, इस सिस्टम के लिए नहीं कटे। इस पे एन ऊपर है, वो तो वर्टिकल है। इसका जो एन है वो इधर है, इस पे एन इधर है, उस पे एन इधर है, और पूरा सिस्टम एक साथ लिया तो ये दोनों कट गए। अब कोई फोर्स जो है मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बाद बाकी जो एम जी है, इनके जो एम जी है, इन दोनों के जो एम जी है m1 प्लस m2 इंटू जी, ये वर्टिकल है, ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल है। और अगर इन दोनों में रिएक्शन की बात हो रही है तो इसने इसको एक्ट करा एम, इसने इसको रिएक्ट करा, तो पूरे सिस्टम के लिए ये फोर्स वैसे भी नहीं है एक्सटर्नल फोर्स,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शुरू में सेंटर मास की वेलोसिटी 0 थी, तो 0 ही बनी रहेगी। तो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से होगा शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब ये मानो x खिसका, तो m2 इंटू एक्स, और ये x जो ये खिसका उतना तो ये है ही यूं, और l यूं है, तो इसका हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट कर लो तो ये तो x है, और इस l का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, l cos थीटा, जो इधर आएगा। तो इसका कितना, ये कितना खिसका है, x माइनस एल कॉस थीटा नेट। तो m1 इंटू एक्स माइनस एल कॉस थीटा प्लस m2x डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये शिफ्टिंग आ गई ऑफ cm इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो नहीं होगी क्योंकि शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। इट विल रिमेन 0, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, and initial velocity in center velocity of center of mass is 0 initially, it will remain 0 velocity of center of mass, so therefore no shifting of center of mass in the horizontal direction। तो center of mass की shifting कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल मासेस की शिफ्टिंग का उनके मासेस में मल्टीप्लाई कर दो, m2 x चला है, m1 x minus l cos theta चला है अपॉन m1 plus m2, it is the shifting of the cm in shifting of the cm in horizontal direction which is 0, इसको 0 कर दो, 0 करते ही अपना x आ गया m1 l cos theta अपॉन m1 plus m2। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एक अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि कोई रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर आई नॉट है। डायमीटर मतलब उसके सेंटर से जाने वाला एक्सिस और उसी के प्लेन, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दे रखा। उसी रिंग का एम आई अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब इस एक्सिस के अबाउट पूछा, ये वाला एक्सिस। तो ये टेंजेंट हो गया टच करते हुए और प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। ये आई नॉट है, तो ये कितना है। अब इसके बताने के दो मेथड है। तो एक काम करते हैं, ये आई नॉट है तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते हैं। तो जो अगर ये आई नॉट है तो ये भी आई नॉट है क्योंकि ये भी डायमीटर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2i0। क्यों, क्या थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि तीन एक्सिस हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो और दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो, तो तीसरे एक्सिस के अबाउट एम आई उन दोनों एक्सिस के अबाउट जो एम आई है उसके सम के बराबर होता है। जैसे कोई भी लेमिनार बॉडी हो, जैसे कागज, उसके प्लेन में दो एक्सिस लिया, इसके अबाउट एम आई I1 हो और I2 हो, तो इसके अबाउट एम आई I1 प्लस I2 होगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। पर इस थ्योरम की लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, वो सारी कंडीशन फुलफिल हो। कोई भी थ्योरम हो उसमें कंडीशन फुलफिल होगी तभी तो लगाएंगे। तो क्या कंडीशंस, ये कंडीशंस हैं, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और दो उनमें से दो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी हो और तीसरा उसके परपेंडिकुलर हो, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हो। तो तीसरे इस एक्सिस के अबाउट एम आई बराबर होता है ये प्लस I1। तो ये हो गया 2i0। नाउ अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि दो कोई पैरेलल एक्सिस हैं, उनमें से एक एक्सिस पास हो रहा है बॉडी के सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट एम आई पता हो, तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सीएम ऑफ द बॉडी, वो एम आई प्लस एम डी स्क्वायर जो होता है, ये प्लस एम डी स्क्वायर होता है। तो यहां डी खुदा आ रहा है, तो इस एम आई में एम आर स्क्वायर जुड़ेगा और इसके अबाउट भी इसका एम आई रिंग का एम आर स्क्वायर होता है। तो एम आर स्क्वायर अब हमारे पास 2i0 है और एम आर स्क्वायर और ऐड होगा तो 4i0 इज द आंसर। 4i0 आंसर। अब एनदर मेथड ये है कि आप इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब भी लगा सकते हैं जब एक एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सीएम ऑफ द बॉडी, तो सीएम से पास हो रहा है तो इसके अबाउट एम आई आ जाएगा। ये एम आई I0 है, इसमें एम आर स्क्वायर जुड़ेगा
तो आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये आई नॉट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 में एम आर स्क्वायर जुड़ा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आई नॉट है, तो एम आर स्क्वायर 2 आई नॉट है, तो इसके अबाउट एम आई हो गया 3 आई नॉट। अब इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट बराबर इसके अबाउट, इसके अबाउट पहले ही दे रखा है कि डायमीटर के अबाउट आई नॉट है, तो दिस इज आई नॉट एंड दिस इज 3 आई नॉट, नाउ दिस इज 4 आई नॉट इज द आंसर। बंद कर दे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कोई डिस्क रोटेट कर रही थी ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से, ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही थी और उस पर एक कांस्टेंट टॉर्क लग रही थी। तो कांस्टेंट टॉर्क का मतलब उसका जो रिटार्डेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब उसको रिटार्ड करना है। तो इस डिस्क की ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 एंगुलर स्पीड हो गई आफ्टर एन रोटेशन, इतने में एन रोटेशन कंप्लीट कर गई। अब एन को ये जरूरी नहीं होता कि एन जो है होल नंबर ही हो, वो रोटेशन 2.1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10.1 भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एन रोटेशन है तो वो कंप्लीट होल नंबर हो। तो एन रोटेशन में इसकी एंगुलर स्पीड हो गई है ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2, और वही रिटार्डेशन रहा है, एंगुलर रिटार्डेशन वही रहा है। तो ये बताना है कि ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 होने में कितने चक्कर और काटेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि रिटार्डेशन के केस में ट्रांसलेशनल मोशन में ये वाला फार्मूला जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। तो ऐसे ही रोटेशन में फार्मूला v की जगह ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है क्या है, रोटेशन। तो बोलो रोटेशन नहीं होता, वो तो रेडियन होता है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ रोटेशन ले लो, एंगुलर रिटार्डेशन रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर ले लो। तो रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर इनटू रोटेशन, तो क्या बन गया, रोटेशन स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा रोटेशन बटे सेकंड का होल स्क्वायर। तो सबकी यूनिट एक ही तो होगी, तो यूनिट से रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस इसमें कुछ था ही नहीं कि ये जो है ओमेगा नॉट बाई 2 हुई है, तो जब आप इसका डिफरेंस करोगे ओमेगा नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो बराबर 2 अल्फा थीटा, थीटा रोटेशन एन है। अब उस केस में क्या होगा, जब आगे लगाओगे तो इस ओमेगा नॉट अब ओमेगा नॉट बाई 2 है और दिस ओमेगा 0 है क्योंकि रुक गई डिस्क। तो 0 और ये ओमेगा नॉट बाई 2, तो 0 का स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 होगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 बराबर, अब मानो n1 चक्कर लगते हैं तो 2 अल्फा n1, अल्फा कांस्टेंट है। अब डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि n1 का मान n/3 है। तो मैं इसमें कुछ और भी एनालिसिस करना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है या ये स्टेटमेंट है ये कुछ और नहीं है बल्कि वर्क एनर्जी थ्योरम है। आप बोलो कैसी बात कर रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, हाफ एम का मल्टीप्लाई कर दो ना सब जगह, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2 हाफ एम और ए और एस, तो 2 से 2 कट गया, एम ए फोर्स कट गया तो माइनस फोर्स इंटू एस हो गया, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन हो गया। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, तो ये आ तो रहा है। तो अगर ये वर्क डन ये भी शो करेगा कि ये नेगेटिव है क्योंकि फाइनल जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये माइनस ये करेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन नेगेटिव है, ये प्लस भी हो सकता है। तो ये ऐसी बात है, फाइनल ये ऐसा है चक्कर। तो अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपकी जो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड और वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई और वो हो गई 2 मीटर चलने में, उतना ही रिटार्डेशन उतने ही ब्रेक हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड से 0 होने में वो कितनी दूर चलेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये नहीं कि वो जो है 2 ही मीटर और चलेगी, ऐसा नहीं है। क्यों, 10 से 5 होने में जो काइनेटिक एनर्जी उसकी घट गई है वो 1/4 हो गई है, क्योंकि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और वहां 5 का स्क्वायर माइनस 0, तो वो हो गई है 75, घट गई है 75। एम तो छोड़ दो, हाफ एम, तो 10 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर 75, और वहां 5 का स्क्वायर में 0 स्क्वायर 25, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट का 1/3 होगा, तो ये अपने को समझना चाहिए। नेक्स्ट
हाँ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि a concentric hole of radius r by 2 is cut from a thin circular plate of mass m and radius r. The moment of inertia of the remaining plate about its axis will be. पूछा है तो r by 2 की एक होल कर दिया इसमें कॉन्सेंट्रिक r रेडियस की प्लेट में से जिसका मास m है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को क्या करें कि इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख ले हैं। तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। वैसे डिस्क का mi about an axis passing through cm of the disk and perpendicular to the plane of the disk mr²/2 होता है। तो ये mr²/2 है इसमें, लेकिन इस मास का भी शामिल हो गया, इसको माइनस कर दे, आंसर आ जाए। तो क्या होगा I बराबर mr²/2 माइनस इसका I1। अब स्टूडेंट ये सोचे I1 कैसे निकाले? अरे बाबा ये भी तो एक डिस्क थी तो फार्मूला तो डिस्क का ही लगेगा, mr² घट जाएगा, लेकिन m होगा क्या और r होगा क्या वो पुट होगा। तो mr²/2 माइनस हाफ इसका मास, ये जो मास है पूरी डिस्क का मास का 1/4 है, क्योंकि इसका एरिया 1/4 है। ये πr²/4 है इसका एरिया, पूरी का πr² है तो ये 1/4 है, तो मास भी 1/4 होगा। तो मास की जगह आएगा m/4। अब क्या था, हाफ तो तुमने पहले लगा ही दिया वो फार्मूला। अब रेडियस क्या है, उसका स्क्वायर होता है। अब रेडियस जब r है ही नहीं, r/2 है तो r/2 का स्क्वायर कर दो, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये आपने क्या लगा दिया, हाफ mr² लगा दिया, डिस्क का ही फार्मूला। लेकिन जो m होगा पुट तो वही करोगे ना। अब m नहीं है, m/4 है, ये चलना। तो अब कितना आएगा ये अब देख लो, mr² कॉमन होने के बाद 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 चौक 16 ही घटा दो, हाफ यहां ले लो, 1 माइनस 1/16, तो ये हो गया mr²/2 इंटू 15/16, शायद सही होगा। 1 में से 2 दूनी 4 चौक 16, हाफ तो बाहर ले लिया था, 1 माइनस तो 15/16, 15/16 तो इसका आंसर हो गया 15 mr²/32। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक फोर्स, इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स देना है कि किस पॉइंट पे दें इस सिस्टम में कि ये सिस्टम रोटेट ना करे। देयर आर 2 रॉड्स L लेंथ एंड 2L लेंथ, और इस रॉड का सेंटर ये है और ये दोनों ही यूनिफॉर्म रॉड है। तो कहां पर इसको स्ट्राइक करा जाए सो दैट इट डज नॉट रोटेट? तो इसका जवाब है कि इसको टॉर्क तब नहीं मिलेगी क्योंकि फ्री बॉडी हमेशा cm के अबाउट घूमती है, तो इसको टॉर्क नहीं मिलेगी अगर इसको सेंटर ऑफ मास पे जो है सेंटर ऑफ मास पे स्ट्राइक कर दे। तो इसका सेंटर ऑफ मास अपन पता कर लेते हैं। अब 2L लंबाई की रॉड है यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में, 2m मास यहाँ मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो उसका एक तरीका है कि आप इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन। तो और इस ओरिजिन से इससे एक 2m मास का L दूरी पर है, तो 2m इंटू L हम बाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं। वही पूछा है इसने कि कहाँ स्ट्राइक करें जो रोटेट नहीं हो, तो फिर हमारे दिमाग में आई कि वहाँ स्ट्राइक करो जहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। तो 2m इंटू L प्लस m इंटू 2L अपॉन 2m प्लस m टोटल मास इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन आ गई 4L/3, तो यहाँ से 4L/3 पर स्ट्राइक करेंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा। बंद कर। ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये फिक्स्ड है, हेमिस्फेरिकल सरफेस स्मूथ है। पहली बार यहाँ से किसी ब्लॉक को 7 मीटर पर सेकंड से धक्का वेलोसिटी देती है इनिशियल। अब ये कह रहा है कहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, उसकी हाइट बतानी है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे कि जहाँ पर ये कांटेक्ट छोड़ेगा वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होनी चाहिए, जब कांटेक्ट ही छूट गया
तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। तो mg के दो कंपोनेंट करिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा इसकी वेलोसिटी को की मैग्नीट्यूड को बढ़ाता रहता है। mg sin थीटा गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप पूछो कितना होगा टेंजेंशियल? जी mg sin थीटा में m का भाग दे दो, g sin थीटा हो गया। और जो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। तो mv स्क्वायर बाई आर ma बराबर नेट फोर्स लिखते हैं अपन। तो नेट फोर्स क्या है इस ब्लॉक पर? mg का कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल माइनस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस ने उसको नॉर्मल रिएक्ट उधर करा हो। अगर mg cos थीटा n से ज्यादा है तब तो चलेगा। बोला क्यों चलेगा? कि जितना ज्यादा है उतनी नॉर्मल रिएक्शन से धक्का मार देगा। जैसे अपन भी कुर्सी पे बैठे तो mg कुर्सी पर, n रिएक्शन ऊपर है तो बैठे। अगर mg cos थीटा mb स्क्वायर बाई आर से कम रह गया तो फिर mg cos थीटा माइनस mb स्क्वायर बाई आर बराबर n। तो n नेगेटिव आ जाएगी। n नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर ये कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तो ये सरफेस इसको पकड़ के तो बैठेगा नहीं, इसलिए कांटेक्ट जब छोड़े तो उस समय n का मान 0 कर देते हैं। तो 0 करने पर m से m कट गया, v स्क्वायर आर जी cos थीटा। उधर आप लगा दीजिए कि यहाँ पर v कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड की। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये अपन लगा सकते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हमेशा ग्रेविटी में, क्योंकि जो वर्टिकल है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। या फिर आपके नहीं समझ में आ गए तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, हाफ m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा बस। और क्या है, वर्क डन बाई ग्रेविटी। और ग्रेविटी के वर्क डन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। तो ये हाफ mv स्क्वायर होगा, ये हाफ mv स्क्वायर होगा, ये हाफ m इंटू 2 कट जाएगा तो mgr 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि इतना ही चला है ना ये वर्टिकली। mgr 1 माइनस cos थीटा, तो m सब जगह से कट गया। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में आपको निकालना है 10 cos थीटा। अब 10 cos थीटा के लिए आप सोच लीजिए, v स्क्वायर की जगह लिख दीजिए। v स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें? ये जो है इस कंसेप्ट से gr cos थीटा, ये gr cos थीटा लिख दो इसको। तो ये gr cos थीटा लिख दिया बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr। अब gr cos थीटा में ये 3 कैसे आ गया? ये मैं इधर से कुछ लिखा होगा, क्योंकि v स्क्वायर gr cos थीटा है और 2gr माइनस का ये माइनस 2gr cos थीटा। तो 3gr cos थीटा बराबर u स्क्वायर प्लस 2gr। u स्क्वायर मुझे दे रखा है 7 का स्क्वायर, तो ये 49 है। और 2gr कितना है? 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, 10 इंटू 10 इंटू 2 बराबर 2 से, और 249। अब मुझे चाहिए 10 cos थीटा। 10 cos थीटा चाहिए हाइट पे, कितनी हाइट पे कांटेक्ट छोड़ा था, तो 10 cos थीटा चाहिए। 10 छोड़ दीजिए यहाँ पर और 30 का भाग दे, तो 249 में 30 का भाग दिया तो 83/10 मीटर तक उसने कांटेक्ट छोड़ दिया है। लिखा हाँ, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और इससे हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से वीटी कर्व कौन सा सही है। ये चारों बताए। अब हम एक एक की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वीटी कर्व का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। तो अगर ये है तो इस पर टेंजेंट बना में, तो जो शुरू में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है इसका इनफाइनाइट, क्योंकि ये इसका टेंजेंट बाई एक्सिस है जिसका स्लोप 10 90 इनफाइनाइट होता है। तो एक्सेलरेशन तो शुरू में 0 है, तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। फिर इसने बाद में भी क्या कहा है कि बाद में भी खूब एक्सेलरेशन है, क्योंकि तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में भी एक्सेलरेशन 0 है और शुरू में भी एक्सेलरेशन 0 है। तो इनमें से वो ग्राफ ढूंढना चाहिए जिसमें इनिशियल में उसका जो टेंजेंट लाइन हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो ये ग्राफ है, क्योंकि शुरू में भी एक्सेलरेशन 0 बाद में। लेकिन वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ती जा रही है। ये जरूर है कि शुरू में वेलोसिटी के बढ़ने की रेट कम है और बाद में भी कम है, और यहां पर ज्यादा है। तो ये पहुंचा ये यहां पर पीक पर, फिर ये दोबारा से इस पॉइंट के बाद, इसके बाद t1 समय बाद वेलोसिटी तो अब भी बढ़ रही है लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम है।
अब यहाँ पर आके एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट वेलोसिटी इंक्रीज ही हुई थी, इसलिए ए सही है और सब गलत। बल्कि इसमें तो और ही गड़बड़ कर दी इसने तो क्या गड़बड़ करी कि इस टाइम तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे भैया कैसे हो सकती है कांस्टेंट, ये तो हो ही कैसे सकता है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है। और फिर वेलोसिटी नेगेटिव कर दी, अरे है ही एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो गाड़ी बैक कैसे आ गई, गाड़ी बैक कैसे आ गई भाई, तो ये तो वैसे ही गलत है, एब्सर्ड है। यहाँ पर देखिए कि वीटी कर्व यहाँ पर शुरू में इनफाइनाइट है स्लोप, तो शुरू में तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन यहाँ तो और ही अजीब बात बोल दी कि यहाँ तक तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर किसी बच्चे ने दे लिया ग्राफ ये नीचे चला गया, तो बच्चे भी क्या समझ जाते हैं कि ग्राफ का जाना, नीचे उतरना और ऊपर उतरना वो वेलोसिटी है। अरे भैया ग्राफ है, आप ग्राफ है, इसको आप वेलोसिटी से क्यों लिंक कर रहे हो, ये तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक गाड़ी तो एक्सेलरेटेड ही है, ये जरूर है कम एक्सेलरेटेड है, कम एक्सेलरेटेड है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने की रेट कम होगी, लेकिन वेलोसिटी तो थ्रू आउट बढ़ेगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए यही ग्राफ सही है। इसमें तो वेलोसिटी कम कर दी, इसलिए ये भी गलत है। नहीं मैं नहीं बोल रहा।